हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम वेब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और जैसा कि आपको पता है कि हम एमपी जीके की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको एमपी का पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ाने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो हमने देखा था मध्य प्रदेश की क्या नदियों के बारे में शुरू कर लिया था हमने अफवाह तंत्र को। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि अफवाह तंत्र होता क्या है और मध्य प्रदेश में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र है ना, और माही नदी तंत्र, महानदी नदी तंत्र, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा नदी तंत्र की बात करी थी। ठीक है। अब और उसके अलावा मैंने आपको हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी बताया हुआ था। ठीक है। अब हम बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी को, लास्ट क्लास में हमने जहां से छोड़ा था आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे नर्मदा नदी के बारे में संपूर्ण फैक्ट देख लें और टाइम बचा तो हम चंबल नदी को भी आज ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। ठीक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसका उद्गम। आप सब लोग याद करेंगे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि इसका उद्गम कहां से होता है। मेकल पर्वत में अमरकंटक, अनूपपुर। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में जब हमने पर्वत और पठार के रूप में मध्य प्रदेश को देखा था तो हमने मेनली दो रेंज पढ़ी हुई थी। एक हमने पढ़ा था विंध्याचल और दूसरा हमने पढ़ा था सतपुड़ा। ठीक है। सतपुड़ा में भी हमने उसकी तीन उपश्रेणियां देखी थी। एक देखी थी हमने राजपीपला, महादेव और मेकल। ठीक है। और वहीं मेकल से किसका उद्गम हो रहा है? नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है। और यदि हम इसके अवसान या समापन की बात करें, ठीक है, यदि हम इसके अवसान या समापन की बात करें तो वो आपको कहां दिखेगा? गुजरात में खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी गुजरात में हमने क्या देखा था? इसका समापन देखा था। ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसी दिन बताया था क्लास में, हम लोगों ने देखा था कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बह रही है। मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। और यदि मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि नर्मदा नदी की यदि हम टोटल लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई आप देखेंगे 13-12 किलोमीटर कुल लंबाई। ठीक है। और ये कितने राज्यों में प्रवाहित हो रही है? आप देखेंगे 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कितनी लंबाई है, केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1077। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट्स 13-12-1077? क्योंकि इससे हमें क्या होता है, इससे हमें याद रखने में आसानी हो रही है। यदि मैं 1312 बोलूं तो आप वैसे उसको याद नहीं रखेंगे, लेकिन 13-12 से आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। तो 1077 किलोमीटर क्या है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। ठीक है। ये तो हुई हमें उस दिन की बात। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है वो भारत की कौन से नंबर की? 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। आपने देखा था गंगा, गंगा के बाद गोदावरी, कृष्णा, यमुना और उसके बाद कौन सी? नर्मदा। ठीक है। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो नर्मदा कौन से नंबर की सबसे बड़ी नदी है? 5वें नंबर की बड़ी नदी है। और वहीं आपको मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। एक हमने देखा था हिमालय नदियां और जो हम पूरा और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है। लेकिन जब हम केवल प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है। गोदावरी, कृष्णा के बाद नर्मदा तीसरे स्थान पे आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपको पता है कि अधिकांशतः नदियां कहां पर? उत्तर की ओर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। लेकिन आपने देखा है जो नदियां एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं और पश्चिम की ओर बह रही है, उनमें यदि हम बात करें तो नर्मदा कैसी नदी है? सबसे बड़ी नदी है। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी आप पूछेंगे तो नर्मदा नदी। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टूडेंट्स एस्चुरी और डेल्टा के बारे में बताया था, एस्चुरी और डेल्टा। ठीक है। यहां मैं रिपीट नहीं करूंगी, जिन भी बच्चों को नहीं पता वो जाके लास्ट क्लास देखेंगे हमारी। ठीक है।
नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। बस नदियां अपने जहां अक्षांश पे होती हैं वहां ये देखा जाता है कि वो डेल्टा का निर्माण कर रही है या एस्चुरी का निर्माण कर रही है। ठीक है, आपने बहुत सी नदियों के कुछ डेल्टा बहुत फेमस है, जैसे सुंदरवन डेल्टा, आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण कर रही है। चलिए, यहां तक की बात हमने उस दिन देखी थी। साथ ही में मैंने आपको उस क्लास में एक और चीज पढ़ाई थी, जलप्रपात। नर्मदा के जलप्रपात के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि अनूपपुर में 2 जलप्रपात आपने देखे थे। ठीक है, कौन कौन से? कपिल धारा और दुग्ध धारा। कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये आपने देखे थे कहां? अनूपपुर में। ठीक, जबलपुर में आपने देखा भेड़ाघाट में धुआंधार। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग आगे आए तो आपने देखा सहस्त्रधारा माहेश्वर में, है ना, वहीं पर आपने पहले दर्दी और मंदार भी, हंडिया और गढ़वा के मध्य। तो ये हमने इसके क्या पढ़ लिए थे? जलप्रपात भी पढ़ लिए थे। हमने नर्मदा नदी के नामों को नहीं देखा था उस दिन स्टूडेंट्स। यदि नर्मदा नदी के आप नाम की बात करें, नर्मदा नदी के अन्य नाम, ठीक है, हम तो नर्मदा नदी बोलते हैं, मां नर्मदा बोलते हैं, लेकिन इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। हमें कुछ अलग व्यक्तियों ने जो इतिहासकार में उनके उनके उससे सुनने को मिला, जैसे आपने सोमो देवी, है ना, और कुछ टॉलमी का लिखा हुआ मिलता है आपने। ठीक, और कुछ पुराण वगैरह कुछ बुक्स में हमें इनके नाम अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे नर्मदा का नाम मेकल पर्वत से उत्पन्न हो रही है स्टूडेंट्स। मेकल पर्वत से इसका जन्म हुआ है ना। तो इसका एक नाम आप देखेंगे क्या है? मेकल सुता, मेकल सुता। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे शंकरी। ठीक, हम अगर माँ देवी के, आपको पता है कि हमारे लिए ये क्या है? एक देवी स्वरूप है ना, हमें क्या बोलते हैं? माँ नर्मदा। और यदि आपसे पूछा जाए माँ नर्मदा का वाहन कौन सा है, तो आप बोलेंगे क्या? मगरमच्छ। इसीलिए इनका नाम क्या है? इनको नाम लिखिए मगरमच्छ, मगरमच्छ वाहिनी। मगरमच्छ वाहिनी भी कहा जाता है माँ नर्मदा को। माँ नर्मदा का वाहन क्या है? मगरमच्छ। ठीक है, और आप देखेंगे रेवा, ये नाम आपको कहां मिलता है? स्कंद पुराण में, है ना। फिर आप देखेंगे क्या? सोमो देवी। ठीक है, नमोदास। ठीक है, इसके अलावा भी आपको, अगर आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो आपको क्या क्या अलग अलग तरीके के नाम भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कुंवारी मिलेगा आपको, सोमप्रभा, शिवपुत्री, चाहे तो आप लिख सकते हैं सोमप्रभा, शिवपुत्री। ठीक है, तो इतने आपके क्या है? अन्य नाम है। अब आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप नमोदास देखें तो ये किसने बोला है? टॉलमी, टॉलमी लिख लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गए कुछ फैक्ट। अब हम आगे जाते हैं। नर्मदा में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए नर्मदा नदी के बारे में आप जितना चाहें उतना, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आ सकते हैं, लेकिन हमें हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट है मैं उतने आपको कोशिश करूंगी कि हम इसके सारे जो भी आयाम है उसको हम क्या कर लें? कवर कर लें। ठीक है, चलिए, यदि स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में कितने नदी तंत्र मिलते हैं? मध्य प्रदेश में 6 नदी तंत्र मिलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई हमें तो कौन सी दिख रही है? हमें तो नर्मदा नदी तंत्र दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे तो आपको दिखेगा कि अधिकांशतः नदियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर की ओर जाकर कहां में मिल रही है? किसमें मिल रही है? गंगा में मिल रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी तंत्र आपसे पूछा जाए, यदि सबसे बड़ा नदी तंत्र आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन सा? गंगा नदी तंत्र।
आप आगे देखेंगे चंबल में, यमुना में और डायरेक्ट गंगा में जाके बहुत सारी नदियां हमारी क्या है मिलती हैं। तो ये सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। और दूसरा सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछा जाए तो वो कौन सा है? नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, पुरानी क्लास में मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है या जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। और मैंने आपसे पूछा भी था कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये हमने कब किया है। ठीक है, यानी कि किस वर्ष नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। आप लोगों के कमेंट आया नहीं। आप लोगों से जब भी मैं बीच में से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और जो भी स्टूडेंट्स क्लास पूरी देखते हैं वो कहीं से भी आंसर दीजिए। आप थोड़ा सा सर्च भी करेंगे ना, अगर सर्च करके भी देंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको आता नहीं है तो आप मतलब है ना आप कहीं देख के नहीं बता सकते, आप सर्च करिए। ढूंढने से भी हमें एक की जगह 10 फैक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जीवित नदी का दर्जा देने से मतलब क्या है, क्यों दे रहे हैं मैडम, हम क्या मतलब पड़ रहा है? पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, हम जीवित हैं, हम जीवित हैं तो हमें जीवित होने के नाते, मनुष्य के जीवन होने के नाते, जीवित होने के नाते उससे कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही देश भी हमें हमारे जीवन हम अच्छे से जी पाए उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी देता है। ऐसे ही जब हम किसी इकाई को, किसी मतलब नदी को हम जीवित नदी का दर्जा दे रहे हैं तो उसके साथ उसे क्या मिल रहा है? कुछ अधिकार मिल रहा है, यानी कि उससे उसकी स्वच्छता रहे, लोगों में जागरूकता है, तो ऐसे कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारी नर्मदा नदी वर्ष भर ऐसे ही प्रभावित होते रहे, हमेशा ऐसे ही प्रभावित होते हैं वर्षों तक। ठीक है, तो नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया कब? 2017 में। या जीवित इकाई या जीवित नदी का दर्जा कब दिया? 2017 में। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये विचार नहीं आया तो आना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये तो हमने नर्मदा के कॉन्सेप्ट में देखा, लेकिन इस तरह का पहली बार किसी नदी को जीवित नदी का दर्जा कहाँ दिया गया, कब दिया गया? तो आप देखेंगे सबसे फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड की एक नदी है वांगुई, वांगुई या वेंगनुई भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो वांगुई नदी को क्या दिया गया? जीवित नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है, सबसे पहले न्यूजीलैंड की वांगुई नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। ठीक, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नर्मदा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर प्रभावित होती है? 16 जिलों से। ठीक है, और उसी क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिला एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसे कि मैंने आपको बोल दिया जबलपुर से होके गुजर रही है तो जबलपुर में हो सकता है वो जो जबलपुर मेन शहर हो उससे ना होके गुजर रही हो, उसके किसी अन्य भाग से होकर गुजर रही हो। ठीक है, तो जब नर्मदा पे स्थित शहरों की बात की जाती है तो वो हम अलग बात करते हैं, लेकिन जिलों की बात कर रहे हैं तो हम 16 जिलों से होकर गुजर रहे हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा पे स्थित शहर, आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना हो और नर्मदा के किनारे स्थित शहर बताने हो तो आप बता सकते हैं। जैसे अब मैं बोल के बता दे रही हूँ, जैसे अमरकंटक हो गया आपके, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, है ना, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, आगे आप जाएंगे हांडिया, बड़वा, तो ऐसे आप नाम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आप लोग ने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, ज्यादा बड़े नहीं है, मैं यहाँ मिटा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में। नर्मदा की स्टूडेंट्स टोटल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41, जिसमें भी आप देखेंगे 22 नदियां बाएं तट से आके मिलती हैं और 19 नदियां दाएं तट से आके मिलती हैं। ठीक है, 22 नदियां कहां से मिल रही हैं? बाएं तट से आके मिल रही हैं और 19 नदियां दाएं तट से आके मिल रही हैं। ठीक, बाएं और दाएं का मतलब क्या? जैसे ये नर्मदा नदी है, कुछ नदियां यहां से इस तरफ से आके मिल रही हैं और कुछ नदियां आपकी इस तरफ से आके मिल रही हैं। ठीक है, यदि आप चाहें तो कुछ सहायक नदियों के नाम लिख सकते हैं। शेर, शक्कर, दूधी, तवा, तिंदोली। ठीक है, और हिरण, मान,
हथनी, ऊटी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मध्य प्रदेश की सहायक नदियां हैं। स्टूडेंट्स यदि आप नामों पे गौर करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो हमें किचन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि शक्कर, दूधी, तवा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जब आपको कहीं लिखना हो और आपको एकदम से याद नहीं आ रहा हो तो ये लाइन से आपको याद आएगा। और कुछ हमें जो होता है कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके नाम किसी एनिमल्स के नाम पे हैं, जैसे कि आप हिरण, हथनी, ऊटी, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नदियां हो गई मध्य प्रदेश की, क्या है, जो नर्मदा नदी में सहायक नदियां हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश की परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कौन कौन सी परियोजनाएं, ठीक है। यदि हम परियोजना की बात करें तो बहुत सी लघु, मध्यम और बृहद परियोजनाएं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं को देखने वाले हैं। परियोजनाओं से मतलब ये स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है। बहुउद्देशीय में बहु और उद्देशीय, यानी कि ऐसी परियोजनाएं जिनका क्या होता है, मल्टीपर्पस होती है। केवल आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनका उद्देश्य केवल क्या होता है, जल से विद्युत बनाना होता है। उसके अलावा भी उसके बहुत से उपयोग रहते हैं। परियोजनाओं के माध्यम से एक पर्यटन क्षेत्र विकसित होता है और भी बहुत से उपयोग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो परियोजनाओं में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बरगी परियोजना। देखिए स्टूडेंट्स, नदी कोई एक नदी है, नदियों को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, ठीक है। नदियां अपने उद्गम से उद्गमित होती हैं और अपने अवसान पे समाप्त होती हैं, उसे हम नहीं रोक सकते, वो समुद्र में जाके मिलती हैं, ठीक है। तो कोई भी नदी हो सकता है केवल एक राज्य में बहकर किसी अन्य में मिल जाती हो, ठीक है, या फिर आगे चलती हुई 2-3 राज्यों में बहती हो। ऐसे ही नर्मदा नदी, जैसे हमने आपको बताया, 3 राज्यों में बहती है। तो कुछ परियोजना ऐसी हो सकती है जो सिर्फ केवल मध्य प्रदेश की हो, यानी कि उसमें जितना भी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में। और कुछ परियोजना ऐसी होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य शामिल होते हैं उन परियोजनाओं में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती जाऊंगी कि परियोजनाएं कहाँ किस क्षेत्र में है, दूसरा कि वो मध्य प्रदेश की परियोजना है या संयुक्त परियोजना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर थोड़े से लंबे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम 2 चैप्टरों को अगर आप देखें तो एक साथ मर्ज कर रहे हैं। जैसे पहले नदी पढ़ते हैं और फिर नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ते हैं। मैं आपको इसी चैप्टर में परियोजना में पढ़ाती जा रही हूँ, इसलिए हो सकता है इसकी वीडियो ज्यादा है और ज्यादा लंबी भी लगे आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ये एमपी की, केवल एमपी की परियोजना है, ठीक है। दूसरा आप ये देखें तो ये कहाँ है, जबलपुर में, ठीक। बरगी नदी और नर्मदा नदी के संगम पे है ये। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है आपको, रानी अवंतीबाई परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना, ठीक है। ये हो गई बरगी परियोजना। अब हम सेकंड बात करेंगे किस पे, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर परियोजना, यदि हम ओंकारेश्वर परियोजना की बात करें तो सबसे पहले तो ये कहां पर है, ये आप देखेंगे खंडवा में। आपको पता है स्टूडेंट्स, ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप में से बहुत से लोग वहां पर घूमने भी गए होंगे। वहां संयुक्त ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ममलेश्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा में है। यदि आप इसकी विद्युत क्षमता की बात करें तो 520 मेगावाट क्या है, विद्युत उत्पादन की जाती है, विद्युत क्षमता बोल सकते हैं, ठीक है। 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है यहाँ पर, खंडवा की है। और ये भी कैसी है, केवल एमपी की, ठीक है। और किस नदी पे, नर्मदा नदी पे, ठीक। तीसरी यदि हम देखें तो तीसरी हम देख रहे हैं इंदिरा सागर परियोजना। मैं देख लेती हूँ आप लोगों को यहाँ तक का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। यदि हम इंदिरा सागर परियोजना की बात करें तो ये भी कहां पर है, खंडवा में। पुनासा आपने सुना होगा, खंडवा में है ये भी केवल कैसी है, एमपी की। खास बात क्या है स्टूडेंट्स,
ये एमपी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की क्या है, एमपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। ठीक है स्टूडेंट्स, ताप विद्युत परियोजनाएं अलग होती हैं और जल विद्युत परियोजनाएं अलग होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एमपी की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यदि हम बात करें तो ये केवल किसकी है, एमपी की परियोजना है। ठीक स्टूडेंट, जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो बांध बना, उसके पिछले तरफ क्या होता है, बहुत सारी जल राशि यानी कि पानी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और वो किस क्षेत्र के रूप में विकसित होता है, एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होता है। ऐसे ही ये इंदिरा सागर बांध बना है, इस बांध के पीछे एक बहुत सारा जलाशय एकत्रित हो गया है और उस जलाशय से पर्यटन क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे हनुवंतिया। हनुवंतिया घूमने लायक एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई क्या, इंदिरा सागर परियोजना के बारे में बात। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम चलेंगे हमारी अगली परियोजनाओं पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हनुवंतिया क्या है, एक जल पर्यटन नगर के रूप में ये विकसित हुआ है। लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। जल पर्यटन नगर के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो इससे कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, लगभग 1000 मेगावाट विद्युत का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, महेश्वर। नेक्स्ट हम कौन सी पढ़ रहे हैं, महेश्वर परियोजना। ठीक है, ये महेश्वर परियोजना जो है वो कहाँ है, खरगोन। ठीक, ये भी केवल किसकी परियोजना है, एमपी की, और इससे 450 मेगावाट विद्युत का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमें यहीं पर इतनी ही बातें याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है स्टूडेंट्स, सरदार सरोवर परियोजना ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको एक याद रखें। यदि मैं बोलूं सारी परियोजनाओं में से हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है तो इसको पढ़ के चलना है। पहली बात तो ये कि ये केवल मध्य प्रदेश की परियोजना नहीं है, याद रखने के लिए ज्यादा डाटा हमारे पास है इसमें। ये केवल मध्य प्रदेश की परियोजना नहीं है, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 तो वही क्षेत्र शामिल है जहां से नर्मदा होके गुजरती है, और एक और चौथा राज्य जो इसमें शामिल है वो है क्या, राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर हमने नाम दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले ये इच्छा रखी थी या विचार रखा था कि इस तरह का कोई एक परियोजना होनी चाहिए, है ना, 1956-57 के टाइम अप्रोक्स। ठीक है, 1956, हाँ शायद 1956-57 के टाइम पे, और फिर उनके चले जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में इसका क्या किया गया, शिलान्यास किया गया, जवाहरलाल नेहरू। और यदि हम बात करें तो ये 17 सितंबर 2017 को बनके पूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या किया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यदि ये परियोजना की हम बात करें तो ये किस क्षेत्र में है, ये गुजरात में है, गुजरात के नौगांव वाले क्षेत्र में। ठीक है, और यदि आप इसी के पीछे की बात करें तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसी के पास में बनी हुई है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की, वो इसी के पास बनी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई सरदार सरोवर। स्टूडेंट्स, 4 राज्यों में किस तरीके का बंटवारा है विद्युत को लेके और जल को लेके, तो देखेंगे कि विद्युत को हम देख ले रहे हैं एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। एमपी को 57%, ठीक है,
यदि आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को 16%। ये क्या है, ये इसमें क्या है, विद्युत का बंटवारा है। लेकिन इसमें राजस्थान का कोई स्थान नहीं है विद्युत में। ये 3 राज्यों को विद्युत दी जाएगी, लेकिन राजस्थान को इसमें कोई स्थान नहीं है। और वहीं हम जल सिंचाई के लिए जो जल का बंटवारा है, यदि हम उसकी बात करें तो उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन तीनों का हिस्सेदारी है। उसमें मध्य प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। यानी कि यहाँ से जितनी भी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है उनको इस प्रतिशत के हिसाब से, आपको सिर्फ इसे रटना नहीं है, आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की हिस्सेदारी है। लेकिन जो सिंचाई के लिए जो जल की उपलब्धता है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स कुछ परियोजनाओं के बारे में बात। ठीक है, तो यहाँ हम इसको 1-2 पॉइंट और हैं बस, फिर हम इसको क्या करेंगे, नर्मदा नदी को कंप्लीट हो जाएगी हमारी, फिर हम नई दूसरी नदी को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा पुरुष किसे कहा जाता है, तो अमृतलाल बेगड़ को क्या कहा जाता है, नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। नर्मदा पुरुष किसे कहा जाता है, अमृतलाल बेगड़ को कहा जाता है। इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं स्टूडेंट्स जो उन्होंने नर्मदा के ऊपर लिखी हैं, जैसे तीरे तीरे नर्मदा, द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, अमृतस्य नर्मदा, ऐसी किताबें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसी के अलावा आप अगर एक चीज और देखें, हमें एक और चीज देखनी है, जैसे कि नर्मदा पुरुष की हमने बात कर ली है, इसी के साथ हम ये देखें कि नर्मदा के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, स्टूडेंट्स नर्मदा नदी पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण से बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे आप देखेंगे सरदार सरोवर और इस तरह की जो बड़ी परियोजनाओं के निर्माण से क्या होगा, बहुत सारा क्षेत्र क्या होगा, डूब में आ गया। और उस डूब में आने के कारण बहुत सारे लोगों को क्या होना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। तब नर्मदा के लिए बचाव के लिए आंदोलन चलाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा नाम आता है मेधा पाटकर और बाबा आमटे। तो उनके द्वारा ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया और बहुत से लोग भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इसको क्या करा, विस्तारित करने का काम किया। लेकिन हम 2 लोगों के नाम लिख ले रहे हैं, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। ठीक है, साथ ही नर्मदा सेवा यात्रा, की शुरुआत की गई, नमामि देवी नर्मदा यात्रा भी बोलते हैं। ये क्यों की गई स्टूडेंट्स, नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की गई, इसमें क्या किया गया, अमरकंटक से ये यात्रा निकाली गई, कहां तक आई, जहां तक हम देखते हैं कि हमारे कहां पर आप देखेंगे कि नर्मदा सेवा यात्रा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, नर्मदा सेवा यात्रा की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 11 दिसंबर 2016 को और 15 मई 2017 को इसका क्या हुआ, समापन हुआ, है ना। नमामि देवी नर्मदा यात्रा, ये यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शुरू होती है अमरकंटक से, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और जहां पर हमारा मध्य प्रदेश में इसका आखिरी बिंदु मिलता है हमें अलीराजपुर के, आप सोनवाग तक गई। मतलब आप ये देखेंगे अमरकंटक से यात्रा शुरू की गई, कहां तक, सोनवा तक, जो कहां पर है, अलीराजपुर में, और वापस यहां से गई कहां पर, अमरकंटक। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स, लोगों में जागरूकता फैलाना, जिससे हम इसको प्रदूषित होने से और इसको किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने से बचा सकें। ठीक है, 148 दिन की ये यात्रा निकाली गई। ठीक, अब बस एक फैक्ट और हमारे यहाँ पे बचा हुआ है जो हम देखेंगे, नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना। पहली बात मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ, ये नर्मदा नदी जोड़ो ये परियोजना है क्या। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था हिमालय नदियां, हिमालय से निकलती हैं जो नदियां, वो वर्ष भर भाई नहीं रहती, यानी कि उनमें वर्ष भर पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां रहती है उनमें ये कदर रहता है कि वो सूख सकती है। ठीक है, यानी कि सूख जाती है एक पर्टिकुलर टाइम बाद। तो हमने क्या करा, एक नई तरह की योजना निकाली जिसमें हम इन नदियों को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है उनका पानी का फ्लो बना रहता है और आसपास के क्षेत्र को भी पानी मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप इंदौर में रह रहे हैं या कहीं पर भी रह रहे हैं तो वहां आपने सुना होगा कि नर्मदा का पानी इंदौर में कैसा आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को लगता भी होगा कि भाई यहाँ से तो नर्मदा निकलती भी नहीं है,
तो ये इस तरीके से हुआ कि नर्मदा शिप्रा लिंक किया गया, नर्मदा का पानी शिप्रा में प्रवाहित किया गया, नर्मदा शिप्रा के जरिए जोड़ा गया, ठीक है, उससे वो पानी वहां पे आसपास के क्षेत्रों में भी मिला। सबसे पहली लिंक परियोजना की हम बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आने के कारण वो परियोजना पूरी नहीं हो सकी और नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना हमें पूरी हो गई, ठीक है। ये नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के कारण आप एक ये भी जान सकते हैं कि 2016 में, आपको पता है 2016 में उज्जैन में क्या होना था, कुंभ का मेले का आयोजन होना था, ठीक है, और उस कुंभ मेले में कितने सारे लोग आने वाले थे, ठीक, और हम ये चाहते थे कि जो क्षिप्रा नदी है ना, क्षिप्रा नदी के पानी में किसी भी तरीके की कमी ना हो, तो इसीलिए ये योजना चालू की गई और इसको 2014 में बना के क्या कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। आप लोग यदि जाएंगे वर्ष वगैरह से तो आप रास्ते में देखेंगे, आप चाहें तो अभी ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, बहुत से पाइप, बहुत बड़े बड़े पाइप बने होते हैं, उनमें लिखा रहता है नर्मदा शिप्रा लिंक, ठीक है, नर्मदा का पानी कहाँ पर प्रवाहित किया गया, शिप्रा में, और आपने देखा कि महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। तो ये नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, जब हम बेतवा की बात करेंगे तो हम केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में भी और बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, उम्मीद है यह नर्मदा नदी को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी हो। कल हम नेक्स्ट क्लास में नई नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।